लास्ट टाइम किडनी का स्ट्रक्चर बताया था, वर्टिकल सेक्शन ऑफ किडनी हो गया था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर चल रहा था, ठीक है। नेफ्रॉन के कितने मेन ग्रुप पार्ट होते हैं? दो, चार मेन दो पार्ट। कौन कौन सा है बताइए, कौन कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का? रोमन कैथोलिक वाला और नीचे वाला, बाकी कोई बताते नहीं, देख रहे हैं, हाँ पता चल रही है। ग्रेमोर और रीनल ट्यूब खत्म हो जाएगी कथा। दो पार्ट है, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल के कितने पार्ट? कप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? ओपन कैप्सूल, बीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ मेनले, ठीक है। और ओपन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला करके क्या बोलते हैं? मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कार्पसल, ठीक है। एक स्ट्रक्चर जो बनाया था लास्ट टाइम, इसी में पूरी डिटेल समझनी है यार, इस तरीके से। डायग्राम बना लीजिए, इसी में सब कुछ लिखना है एक साथ। नेफ्रॉन के कितने हिस्से हैं मैंने बताया, ठीक है। ये वाला पार्ट जो नेफ्रॉन में आ रहा है, ये क्या है? अफरेंट आर्टरियोल, अफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। और ये क्या है? इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ठीक। अफरेंट का डायमीटर ब्रॉड होता है, इफरेंट का नैरो है। इसका भी मैंने बताया था, मोटा ट्यूब है। ये पतला क्यों है? क्योंकि यहाँ से ब्लड ज्यादा आएगा और यहाँ से धीरे धीरे होगा। नैरो ट्यूब है तो यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर बनाने के लिए, ब्लड को इस कप में फिल्टर कराने के लिए वो नैरो होता है इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। अब ये इसके चारों तरफ ये जो आर्टरियोल है, आर्टरी से क्या बनता है? आर्टरियोल, ठीक है। मिलियंस ऑफ आर्टरियोल होगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, तो मिलियंस ऑफ क्या होंगे? आर्टरियोल होंगे, ये वाले। उसमें ये क्या होंगे? डिफरेंट भी होंगे। आर्टरी से बनता है आर्टरियोल, आर्टरियोल से क्या बनता है? कैपिलरी। क्या बनता है? कैपिलरी। अब यही आर्टरियोल आगे डिवाइड करेगा, जैसे कोई आर्टरी डिवाइड करती है और आर्टरियोल में टूट जाती है और आर्टरियोल से क्या बन जाती है? कैपिलरीज बन जाती हैं और किसी बॉडी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई देती हैं। इसके बाद यही कैपिलरी आपस में मिलकर के क्या बना देती हैं? वेन्यूल। वेन नहीं बनता डायरेक्ट, क्या बनता है? वेन्यूल। और ढेर सारे वेन्यूल, इधर से भी वेन्यूल आ रहे, इधर से आ रहे, सब मिलकर के एक वेन बना देते। यही आगे जाकर के जब इसके चारों तरफ रैप करेगा, यहीं से अब कैपिलरीज निकलेगी। ये डिवाइड हो जाएगा कैपिलरीज में और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, इसके सबके चारों तरफ क्या हो जाएगा? कवर्ड। और फिर सारी कैपिलरीज मिलकर के वेन्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, शुद्ध रक्त शरीर में वापस हो जाएगा इससे। और क्योंकि यहाँ से इसको मैंने पूरा नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहले इतना धीरे से समझते जाइए इसको। देखिए ये कप दिखाई दे रहा है, ये कप, ये इसकी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? आउटर लेयर है। और ये इस कप की इनर लेयर है। ये क्या है? इनर लेयर। समझ रहे हैं ना? कप में ये बाहर की सरफेस और ये अंदर की सरफेस है, ठीक है। जो अंदर की सरफेस होती है ये वाली, ये बनी होती है किसकी? पोडोसाइट सेल्स का। इसमें पोडोसाइट सेल्स होती हैं। पोडोसाइट सेल केवल नेफ्रॉन में देखने को मिलती है, ठीक है।
नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल के अंदर वाली लेयर में होती है। अब क्या होती है, अभी डायग्राम में इसको समझा देते हैं पोडोसाइट क्या होती है। ठीक, एक चीज और, जैसे जब हमारे एल्वेओली के थ्रू लंग्स में, जब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलती है तो कितनी लेयर को क्रॉस करके वो ऑक्सीजन जाती है? 3 लेयर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन वहाँ 3 लेयर की बनती है। यहाँ पर इसमें ब्लड आया, किसमें? ब्लड कैपिलरी में आया, यहाँ से कप के अंदर इसमें आना है, यहाँ से यहाँ ब्लड आएगा तो कितनी लेयर को क्रॉस करेगा? तो 3 लेयर यहाँ पर भी क्रॉस होती है, वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्टरेशन जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन इसमें 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स को समझना है। इस डायग्राम से ये सारी चीजें दूर लिखिएगा। इस डायग्राम के खाली जगह से आसपास बनाए रखिए, इसमें बहुत कुछ लिखना है। इसको कहीं किनारे साइड में लिखिए। 3 मेम्ब्रेन होती हैं इसमें। जैसे मान लीजिए ये ब्लड कैपिलरीज है, ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज इस तरीके से होगा, वहां मैंने सिंगल लेयर बनाया है, होगा कितना? डबल। एक ट्यूब है ना, पतली सी ट्यूब बनाया, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी हो गया। इसके बाद में ब्लड कैपिलरी के बाद में जो व्हाइट कलर का हिस्सा आपको बैक एंड दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट कलर का हिस्सा ये नीचे हो गया, देख रहे हैं? भाई देखिए, ब्लड कैपिलरी की अपनी एक मेम्ब्रेन होगी, ब्लड कैपिलरी। उसके बाद व्हाइट कलर का खाली हिस्सा है, खाली नहीं होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये बोमेन कैप्सूल के अंदर की लेयर है। 3 लेयर इसमें शामिल हो रही है। जैसे देखिए, ये इसमें बोमेन कैप्सूल का जो कप बनाएंगे, कप की ये लेयर है, ये लेयर कप का हो गया। ये वाली मेम्ब्रेन देख रहे हैं, तो बताइए, एक मेम्ब्रेन ये हो गया, ये ब्लड कैपिलरी की ये वाली मेम्ब्रेन से फिल्ट्रेशन होगा, इससे ब्लड नहीं चलेगा ऊपर वाले से, ध्यान रखिए, क्योंकि ब्लड अंदर है, ब्लड नीचे आएगा तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ऊपर वाले को तो क्रॉस नहीं करेगा, नीचे आना है तो इस बेसमेंट को क्रॉस करेगा। और एक कप की अपनी मेम्ब्रेन है, इसको 3 मेम्ब्रेन हो गया ना, कितनी मेम्ब्रेन होंगे? 3। ये वाली मेम्ब्रेन क्या है? ये है एंडोथेलियम बोलते हैं इसको, एंडोथेलियम। क्योंकि ब्लड कैपिलरी की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। ये ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन हो गया, ब्लड कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरी की क्या हो गया? मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, इसके किनारे सब लिखिएगा, इतनी जगह खाली छोड़ दीजिए। तो एंडोथेलियम मेम्ब्रेन किसकी है? ब्लड कैपिलरी की अपनी मेम्ब्रेन। इसके बाद बीच में जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक। और नीचे है बोमेन कैप्सूल का अंदर का लेयर, इनर लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल, ठीक है। ये बोमेन कैप्सूल का बोमेन कैप्सूल का लेयर हो गया। किस टिश्यू का बना होगा? एपिथेलियल। कौन सा एपिथेलियल? सिंपल स्क्वेमस, ठीक है। स्क्वेमस का होगा तभी तो ब्लड फिल्टर करेगा। स्क्वेमस जब आपने पढ़ा था तो वहां पढ़ा था किडनी में होता है, लंग्स में होता है, सिंपल स्क्वेमस का बना होगा। तो 3 मेम्ब्रेन को यहाँ मैं लाइन से लिख दे रहा हूँ एक साथ। पहली मेम्ब्रेन हो गई ब्लड एंडोथेलियम हो गया, एंडोथेलियम, ठीक है। ये किसका बना है? ये सिंपल स्क्वेमस का है, सिंपल स्क्वेमस का है। ये टिश्यू इसलिए ये वाला लगा है। दूसरा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसी सेल की नहीं बनी है, ध्यान रखना, उसमें सेल नहीं होती है, वहां पर भी सेल नहीं थी। और तीसरा हो गया कौन सा? बोमेन कैप्सूल की इनर लेयर, ठीक है, एपिथेलियम, एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। और कौन सा एपिथेलियल है इसमें? इनर वाला, अंदर वाला। 3 लेयर से ब्लड क्रॉस करता है, ध्यान रखना, ठीक। लिख रहे हैं, आप देखिए, ये खत्म हो गया एरिया में। एंडोथेलियम में, लेकिन आपने लिखा ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन। ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन को एंडोथेलियम बोलते हैं। आर्टरी में 3 लेयर, वेन में 3 लेयर, ब्लड कैपिलरी में सिंगल लेयर। ब्लड कैपिलरी में एक ही लेयर होती है। एक चीज छोड़ के आप ध्यान से देखिए, अगर आर्टरी को काटेंगे तो कितनी लेयर होती है? आर्टरी में 3 लेयर। ये देखिए इस तरीके से, आर्टरी में ये बाहर वाला लेयर हो गया, ये वाला, ठीक है।
और इसके बाद अंदर की लेयर हो गया आर्टरी में, और एक आर्टरी में बीच की लेयर होती है, इसका नाम है, क्या नाम होता है, कोई बताएगा? आर्टरी की बाहर वाली लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या होता है? ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ठीक है। और ये है ट्यूनिका मीडिया, नोट कर लीजिएगा इसको, ट्यूनिका मीडिया, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। और अंदर के लिए है ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, ठीक है, इंटरना हो गया, समझ गया। ये दोनों एपिथेलियल टिश्यू का बना है, ये किस टिश्यू का बना है? एपिथेलियल का है, एपिथेलियल टिश्यू का है, ये भी एपिथेलियल का है। ये मस्कुलर टिश्यू है, तो आर्टरी या वेन जो है वो बीच वाली जो लेयर होती है कौन सी होती है? मस्कुलर टिश्यू लगा होता है उसमें। ये बीच में खाली जगह है, यहाँ से ब्लड रन करेगा, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, ठीक है। आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि इनका मीडिया की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्टरी से। समझ में आ रहा है? मस्कुलर लेयर। आर्टरी और वेन में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, तो एक डिफरेंस ये भी है कि आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया मोटी लेयर है, वेन्स की ट्यूनिका मीडिया पतली होती है। ये आ जाता है क्वेश्चन में। अगर आप वेन का डायग्राम बनाएंगे तो वेन का टीएस इस तरीके से बनता है। देखिए, वेन में बाहर वाली लेयर की मोटाई उतनी रहेगी जितनी इसमें है, अंदर वाली लेयर की मोटाई उतनी है जितनी इसमें है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ये अंदर वाली लेयर, लेकिन बीच वाली लेयर की मोटाई घट जाएगी, ट्यूनिका मीडिया थिन होती है थोड़ी सी वेन में। ये टीएस ऑफ वेन है, टीएस ऑफ वेन। यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया जो होता है, लिख लीजिएगा, वो क्या होता है? थिन होता है, और ये क्या यहाँ पर थिक होता है, यही अंतर है। इसीलिए आर्टरी की वॉल मोटी होती है, वेन की वॉल पतली होती है, समझ रहे ना? क्योंकि आर्टरी में हाई ब्लड प्रेशर रहता है, पतली में वॉल हो जाएगा तो रैप्चर कट जाएगी आर्टरी तुरंत। और कैपिलरी में जब आप बनाते हैं तो एक ही लेयर बनाते हैं, कौन सी वाली? यही एंडोथेलियम है, यही जो अंदर की लेयर है ना। कैपिलरी में बाहर कोई लेयर नहीं, केवल यही वाली लेयर होती है, सिंगल लेयर। कैपिलरीज आर सिंगल लेयर, एक ही लेयर होती है। सर जी, जितना सिस्टम हमारे अंदर में उसका वेन का उतने आर्टरी का भी, हाँ उतना ही आर्टरी। अब देखिए, अब इसको समझते हैं, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा। ये पार्ट क्या है? पीसीटी है, फुल फॉर्म लिखा हुआ प्रॉक्सिमल कॉर्पोरेटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का अगला हिस्सा है, इसलिए प्रॉक्सिमल। ये पिछला हिस्सा है, ये डिस्टल है। कॉर्पोरेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉइल्ड है, ये कॉइलिंग हुई है, इसमें सीधा नहीं है, ठीक है, इसलिए कॉर्पोरेटेड है, ट्यूब्यूल है। पीसीटी हो गया। इसमें कौन सा टिश्यू लगा होता है? ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबोडियल एपिथेलियम, क्यूबोडियल एपिथेलियम, सरफेस एरिया बढ़ा के साफ। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन आता है कि पीसीटी और डीसीटी में क्या लगा होता है। तो क्यूबोडियल में ब्रश बॉर्डर, तो ब्रश बॉर्डर और सीलेटेड अलग अलग होता जाने रखिए। ब्रश बॉर्डर और सीलेटेड में अंतर है। मान लीजिए क्यूबोडियल एपिथेलियम है, ये ट्यूब लाइक सेल है, इस पर अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये ब्रश बॉर्डर की सीलेटेड हुआ, सीलेटेड है। हमारे जो ट्रैकिया होता है उसमें सीलेटेड होता है, सीलेटेड और ब्रश बॉर्डर में अंतर होता है। सीलेटेड अगर कोई एपिथेलियम है तो वो क्या करेगा? वो किसी चीज को एब्सॉर्ब नहीं कराएगा। अगर ये एपिथेलियल टिश्यू सीलेटेड है तो सीलिया होने की वजह से सराउंडिंग फ्लूइड क्या करता है? मूव करता है। म्यूकस अगर कप में बन रहा है ट्रैकिया में तो म्यूकस को मूव कराते हैं सीलिया, सीलिया मूव करेंगे, म्यूकस आगे बढ़ेगा। फैलोपियन ट्यूब तो अंदर से सीलेटेड होती है, लेकिन जहां ब्रश बॉर्डर होगा तो ब्रश बॉर्डर बनाएंगे इस तरीके से। ये सेल है, ये देखिए, ये है ब्रश बॉर्डर। टूथपेस्ट का जो ब्रश होता है, टूथब्रश, उसमें जो बॉर्डर बना होता है ब्रश बॉर्डर, ये सरफेस एरिया बढ़ाया इसमें मूवमेंट। माइक्रोबियल यही तो होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंशन है सेल का, वो सेल का एक्सटेंशन नहीं था। ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ब्रश बॉर्डर हुआ। इसी में सरफेस एरिया की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? यही होता है सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन का यही होता है, अब्जॉर्प्शन। ठीक, ये हो गया।
इसके बाद ये क्या है, डीसीटी है। तो डीसीटी भी किसका बना होता है बताइए? डीसीटी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिश्यू। किस टिश्यू का बना होगा ये? किस टिश्यू का बना होगा? हाँ, नहीं पता है। कीबोर्डियल एपिथेलियम, यहाँ पर भी क्या है? कीबोर्डियल एपिथेलियम, ठीक है। लूप ऑफ हेनले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? डॉटेड लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ से क्या है? लूप ऑफ हेनले है, देखिए ये दिख गया। पीसीटी डीसीटी इधर आ गया, लूप ऑफ हेनले ये है। अब लूप ऑफ हेनले कैसा होता है? यू शेप में होता है। कैसा होता है? यू शेप। इसमें दो आर्म होती है, डिसेंडिंग आर्म और एक असेंडिंग आर्म। ये डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग आर्म है। नोट कर लीजिएगा, ये क्या है? डिसेंडिंग आर्म, आर्म, ठीक, ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये असेंडिंग आर्म। समझ में? डिसेंडिंग आर्म और असेंडिंग आर्म। अगर इस डिसेंडिंग को भी ध्यान से देखिए तो डिसेंडिंग में जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसकी थिकनेस पीसीटी के बराबर है, होती भी है, ठीक। ऐसे ही असेंडिंग में जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसकी थिकनेस पीसीटी के बराबर होती है, ठीक। और इनकी थिकनेस क्या है? ये अलग है, ये पतली थिकनेस है और इनकी थिकनेस इसके बराबर होती है, ठीक। ये आगे डीसीटी किसमें कंटिन्यू हो जाएगा? कलेक्टिव डक्ट। यहाँ एक ट्यूब होती है, उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव डक्ट। तो कलेक्टिव डक्ट बताइए, एक नेफ्रॉन के अंदर कितना हो सकता है कलेक्टिव डक्ट? एक नेफ्रॉन में जितने नेफ्रॉन उतने ही कलेक्टिव डक्ट भी, उससे कम या उससे ज्यादा? उतना ही होगा। क्या एक नेफ्रॉन के लिए कलेक्टिव डक्ट नहीं होता है? ये एक है ना, ये पेड़ में बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं। एक पेड़ समझिए इसको, ये कलेक्टिव डक्ट है, इसमें कई नेफ्रॉन आकर के जुड़ेगा। ऐसे ही जितने नेफ्रॉन है उसके कंपैरिजन में कलेक्टिव डक्ट कम होती है। एक तो नहीं होती है, लेकिन कम रहती है, बहुत कम नहीं रहता, क्योंकि कई नेफ्रॉन आकर के एक इसमें जुड़ते हैं। समझ में आ रहा है? और ये सारी कलेक्टिव डक्ट कहाँ जाएंगे? किसमें जुड़ेंगी? सबसे अंतिम में जाकर के ये यूरेटर में जुड़ेगा, लेकिन बीच में और भी रास्ते होंगे ऐसे। सबसे लास्ट में यूरेटर में जुड़ जाएंगे सारे कलेक्टिव डक्ट, ठीक है। अब देखिए, इसके चारों तरफ ये जो ब्लड कैपिलरी आ रही है ना, अफरेंट आर्टरियोल आया, आर्टरियोल है, आर्टरियोल किसमें डिवाइड करता है? कैपिलरी। ये जाकर के तुरंत ही कैपिलरी। अब इसको आप अलग पेन से बनाइएगा, डिफरेंट पेन से नहीं, डायग्राम में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मंजा बन जाता है इस डायग्राम में। इसके चारों तरफ ये क्या करेगा? देखिए, ये कैपिलरी निकली, यहाँ से ये निकली, मैं सिंगल लाइन बना रहा हूँ, सुनिए। ये देखिए, इसको डिफरेंट पेन से बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। ये सारी कैपिलरीज निकल, पूरा जाल बन गया। बन गया ना? ये हो गया ना डायग्राम खराब? पूरा जाल बन गया कैपिलरीज का। अब ये कैपिलरीज जब यहाँ से बनी थी तो सारी कैपिलरीज मिल करके आगे भी तो जाएंगी। ये सारी कैपिलरीज जा रही है इधर, ठीक है। अब इसको डबल लाइन बना रहे हैं यहाँ पर मैं डबल बना दे रहा हूँ। ऐसी डबल लाइन इसमें भी होती है, जैसे ही ट्यूब पूरा रहेगा, ठीक है। मैंने तो पूरा नहीं, सिंगल लाइन बनाया है। इसमें क्या होगा? प्योर ब्लड हो जाएगा। ब्लड कैसा हो जाएगा? प्योर ब्लड। अब बताइए इसको क्या बोला जाएगा? इसको यहाँ पे ये वेन होगी, ये वीन्यूल होगा। कैपिलरीज मिलकर के क्या बनाते हैं? वेन नहीं बनाएंगे, पहले वीन्यूल बनेगा। अगर ये वेन बनाएंगे तो लाखों की संख्या में वेन होना चाहिए फिर तो। जितने नेफ्रॉन उतने वेन्स। वेन तो एक होती है, रीनल वेन एक ही तो किडनी से निकलती है, ठीक है। ये वीन्यूल है। क्या है ये? वीन्यूल। एक नेफ्रॉन से एक वीन्यूल निकला, ऐसे लाखों वीन्यूल निकलेंगे, सारे वीन्यूल आपस में जुड़ करके वेन में कंटिन्यू हो जाएंगे। समझ में आया? ये वीन्यूल है। कैसा ब्लड होगा? प्योर। तो वेन्स में तो अशुद्ध रक्त होता है, यहाँ तो साफ ब्लड चल रहा है। ये तो वेन में जुड़ेगा जाकर के ना, तो वेन में तो अशुद्ध होता है। क्यों? कहते हैं अशुद्ध होता है। अशुद्ध का सेंस होता है वो डीऑक्सीजनेटेड से। क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये है शुद्ध रक्त।
समझ में आया? वेन्स में ब्लड जा रहा है, ये सीधे वेन्स के थ्रू हार्ट में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा? हार्ट में शुद्ध होके जा रहा है ना, ये वेन के द्वारा जा रहा है, लेकिन ये डीऑक्सीनेटेड है। ऐसा नहीं कहते कि वेन है तो उसमें अशुद्ध, अगर अशुद्ध आप कह रहे हैं तो वो डीऑक्सीनेटेड की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। शुद्ध, शुद्ध का मतलब इसमें इम्प्योरिटीज नहीं है, अशुद्धियाँ इसमें से हटा दी गई। कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी अशुद्धियाँ नहीं है। ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, क्योंकि ये यहाँ से जा रहा है सब ब्लड, ठीक है। लेकिन इसमें प्योर का मतलब ये है नाइट्रोजन बेस्ड नहीं है इसमें। तो ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा? हाँ हाँ, इधर वाले में जाएगा, इधर वाले में एट्रियम में, ऊपर वाला एट्रियम में होता है। राइट एट्रियम, लेफ्ट राइट एट्रियम, राइट एट्रियम जाएगा। मतलब अभी भी कंफ्यूजन होता है कि राइट लेफ्ट कौन सा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? प्योर का मतलब फिर दिमाग में मत लाइए। प्योर का मतलब ये नहीं, प्योर का मतलब होता है कि वो ब्लड साफ है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अशुद्ध का मतलब जैसे डीऑक्सीजनेटेड जो जाता है वो, उसको हिंदी और इंग्लिश समझिए ना। आप हिंदी में समझे कंफ्यूज जाएगा। ये प्योर ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। प्योर का सेंस यहाँ इसमें अशुद्धियाँ नहीं, नाइट्रोजन बेस्ड हटा दिए गए, सब इसमें चले गए, सब इसमें चले गए, ठीक। जहाँ पर ये रिसेप्शन में बताया तो खाली एक जगह पे होता है। हाँ, क्या कह रहे हो? रिसेप्शन में बताया कि वेन में एक ही जगह पे खाली ऑक्सीजन मैं कह रहा हूँ हिंदी छोड़ दीजिए उसमें। ऑक्सीजन। हाँ, वो अशुद्ध शुद्ध जब मैं आप समझते हैं ना, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड समझिए। हम भी तो वही। हाँ, समझ रहे हैं ना हिंदी। नेफ्रॉन के कितने पार्ट मैंने बताए, पार्ट समझ में आ गए। अब नेफ्रॉन के प्रकार, दो प्रकार का नेफ्रॉन होता है। एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक क्या है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। और दूसरा बताइए क्या है दूसरा नेफ्रॉन? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। ये नेफ्रॉन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क, सही है ना? वृक्क तो है। तो पार्टिकल नेफ्रॉन, इसमें अंतर क्या है? अंतर एक डायग्राम में समझ लीजिए। ये मैंने लाइन इसलिए यहाँ पर आपको ड्रॉ किया था कि आपने किडनी का जब वर्टिकल सेक्शन पढ़ा था तो किडनी में बाहर का एरिया क्या था? कॉर्टेक्स, अंदर का एरिया मेडुला। इस लाइन के ऊपर का सारा एरिया क्या है? कॉर्टेक्स है, इसके नीचे का एरिया मेडुला, ठीक है। बताइए कॉर्टेक्स वाले एरिया में क्या क्या आपको दिख रहा है? कॉर्टेक्स में आपको दिख रहा है ग्लोमेरुलस है, मोमेंट कैप्सूल है, पीसीटी है, एसीटी है, ये तो है। मेडुला में क्या दिख रहा है? मेडुला में लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट का मोस्टली पार्ट दिखता है, ज्यादातर हिस्सा, ठीक। तो इसी के आधार पर कि मतलब कुछ नेफ्रॉन, ज्यादातर नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिसमें नेफ्रॉन का ज्यादातर हिस्सा कहाँ होता है? कॉर्टेक्स में होता है। ऐसे नेफ्रॉन को क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल। और जिस नेफ्रॉन में नेफ्रॉन का ज्यादातर हिस्सा मेडुला में आएगा उसको जक्स्ट्रा मेडुलरी। जैसे डायग्राम से देखिए, ये देखिए वहां से दिख रहा है छोटा छोटा, ये मैंने कॉर्टिकल नेफ्रॉन बना दिया। कॉर्टिकल में आप देखिए तीन हिस्से तो ऊपर रहेंगे, 1 2 3, ये तो कॉर्टेक्स में रहेंगे ही, ठीक है। और ये दोनों कहाँ रहेंगे? मेडुला में रहेंगे। ये दोनों हमेशा मेडुला में रहेंगे, ये हमेशा कॉर्टेक्स में। डिफरेंस इसका आता है लूप ऑफ हेनले का, ठीक है। जैसे इसमें आप देखिए, आपको देखने में नजर आ रहा होगा कि ज्यादातर नेफ्रॉन का मोस्टली हिस्सा कहाँ है? ऊपर वाले पार्ट में आता है, डॉटेड लाइन के ऊपर वाले हिस्से में, मतलब कॉर्टेक्स वाले हिस्से में। नीचे वाला पार्ट कौन सा हो गया? मेडुला। लग रहा है कि मोस्टली नेफ्रॉन का हिस्सा कॉर्टेक्स में ही है। यहाँ पर देखिए तो इस तरीके से देखिए, दोनों के नेफ्रॉन में मैंने डिफरेंस भी बना दिया। देखिए इसका लूप ऑफ हेनले पड़ा, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर नेफ्रॉन कहाँ है? मेडुला में है। लंबाई देखिए, तो अंतर कहाँ आया? अंतर इसकी लंबाई में आया ना, क्योंकि 3 हिस्से इसके भी ऊपर, 3 हिस्से इसमें भी ऊपर, इसमें केवल आपको नीचे यही वाला हिस्सा दिख रहा है।
बना देता हूँ, यही मैं बना देता हूँ क्या चीज़, कलेक्टिंग डक्ट बना दिया बगल में, इसका कलेक्टिंग डक्ट बना दिया बगल में, ठीक है। दोनों कलेक्टिंग डक्ट और लोअर वेनले दोनों में नीचे है, लेकिन देखने में लग रहा है कि ये ज़्यादातर नीचे है, ज़्यादातर। इसीलिए कॉर्टेक्स का मोस्टली पार्ट है इसका मोस्टली पार्ट मेडुला, ठीक। ये कितने होते हैं 85%। मोस्टली नेफ्रॉन कौन सा है, कॉर्टिकल हमारे बॉडी में। 15% पार्ट हमारे नेफ्रॉन का ऐसा होता है जो ये वाला होता है, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हैं, नहीं सब ये सब में होगा, ऐसा नहीं कि 85% लोगों में ये नहीं है, ऐसा नहीं है। एक आदमी के अंदर 85% संख्या की बात है, इतने मिलियंस नेफ्रॉन, एक किडनी में 1 मिलियन अप्रॉक्स होता है, उसमें 85% ये वाली संख्या, 15% इनकी संख्या रहेगी, रहेगा तो। अब 15 में 15 से 20 भी हो सकता है, 80 से 90 85 भी हो सकता है, ठीक है, एवरेज। कौन गया, ये हो गया। दूसरा क्या है, इसमें लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है। लूप ऑफ हेनले क्या होता है, इसका हेनले शॉर्ट होता है, इसका क्या है, लॉन्ग होता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में मेन डिफरेंस होता है। आगे देखिए, अब लूप ऑफ हेनले पे बात आए थे। लूप ऑफ हेनले का नुकसान फायदा क्या है, जो एनिमल जितना ज्यादा पानी को कंजर्व करते हैं, रेगिस्तान में जो एनिमल्स रहते हैं उनका लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा होता है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले डिसाइड करता है कि आपने जो पानी पिया उसमें से कितना आपकी बॉडी ने रिकवर कर लिया, यूरिन कितना बना लिया। अगर लूप ऑफ हेनले की लंबाई ज़्यादा है, इसका मतलब आप वाटर जो भी पी रहे हैं वो मैक्सिमम बॉडी में रिकवर हो जा रहा है, वापस चला जा रहा है, यूरिन में कम जा रहा है, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर ले रहा है आपका नेफ्रॉन, ठीक है, यूरिन में कम दे रहा है। तो डेजर्ट में जो एनिमल्स होते हैं, डेजर्ट में पानी की कमी वैसी होती है, ठीक है। तो अगर वहाँ ज़्यादा यूरिन बना दिया जाएगा, यूरिन कंसनट्रेट होता है एनिमल्स का, कैसा होता है, कंसनट्रेट, वाटर कम रहता है उसमें, ठीक है। इसका मतलब उनका लूप ऑफ हेनले बड़ा, जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले उतना ही वाटर की रिकवरी ज़्यादा। तो इससे वाटर की रिकवरी कम होती है, इससे क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वाटर की रिकवरी ज़्यादा कब करती है आपकी किडनी, जब पानी कम पीते हैं तो ये वाला नेफ्रॉन काम करता है, ये ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि आप वाटर कम ले रहे हैं। तो आपका यूरिन क्या करना है, इसको कंसंट्रेट करना, मतलब इमरजेंसी कंडीशन, इसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी कंडीशन। ये वाले नेफ्रॉन आपकी बॉडी में वाटर ज़्यादा रिकवर कराते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है। पर नॉर्मल कंडीशन में अगर वाटर की रिकवरी करनी है, जैसे नॉर्मल वाटर पिए तो नॉर्मल यूरिन भी तो बनेगा, क्या जितना वाटर ले लिया उतना यूरिन नहीं बनता है। 1 लीटर पानी पिए तो 1 लीटर यूरिन नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ वाटर तो एब्जॉर्ब किया जाएगा बॉडी में, बाकी वो यूरिन में मिला जाएगा, जो किया जाएगा वो किसके थ्रू होगा, तो इमरजेंसी में इसको यहाँ लिखेंगे मेंटेन वाटर कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा में वाटर रहता है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड में वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है, कब, इन नॉर्मल कंडीशन। और ये क्या करता है, ये मेंटेन वाटर कंसंट्रेशन इन ब्लड, सेम चीज, एंड इमरजेंसी का मतलब लो वाटर इनटेक, वाटर कम ले रहे हैं, बॉडी तो अंदर से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, तो यूरिन को वाटर कर देगा, तुरंत वो यूरिन में वाटर कम कर देगा। एक चीज और होती है, इसमें वासा रेक्टा होता है, वासा रेक्टा यहाँ प्रेजेंट है, नोट कर लीजिएगा, आप समझा रहे हैं। वासा रेक्टा क्या है, यहाँ एब्सेंट है, और यहाँ क्या है, वो प्रेजेंट है। वासा रेक्टा क्या, देखिए यहाँ डायग्राम में आपको वासा रेक्टा नजर आ रहा है, ये क्या है, वासा रेक्टा, इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाना। वासा रेक्टा कुछ अलग नहीं है, ये जो कैपिलरी जिसके चारों तरफ रैप की हुई है, इनको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्यों, क्योंकि ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ है, चारों तरफ का मतलब उसके पेरी का मतलब चारों तरफ, ट्यूब्यूल के चारों ट्यूब्यूल है ना मेन पार्ट,
इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ जितनी कैपिलरी जिनको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, उसका जो सबसे पतला हिस्सा होता है वो ये वाला, सबसे नैरो, सबसे पतला पार्ट कैपिलरी इसका ये है। ये इसके जस्ट पैरेलल नजर आ रहा है, देखिए ये भी यू शेप चल रहा है, ये भी नीचे जाकर के यू शेप हो गया है ना। अगर ये लूप ऑफ वेनले का नीचे वाला हिस्सा है यू शेप में, तो इसके चारों तरफ कैपिलरी जो चल रही है जस्ट पैरेलल है, तो कैपिलरी का वो हिस्सा जो लूप ऑफ वेनले के जस्ट पैरेलल चलता है वो भी यू शेप में रहता है, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ये थिन सेगमेंट होता है, ठीक है। वासा रेक्टा में कहीं लिख लीजिएगा, ये क्या है, थिन सेगमेंट है, थिन सेगमेंट इसका ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल है, नोट कर। तो ये तो नेफ्रॉन के बारे में हो गया, ठीक। अब समझना है कि कितना ब्लड आता है, ये मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, कैसे यूरिन बनता। थोड़ा सा एक चीज छोड़ दिया मैंने, ये पोडोसाइट सेल नहीं समझाया, वैसे आएगा भी नहीं सिलेबस में, इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक। वासा रेक्टा कैसे कंट्रोल करता है? वासा रेक्टा काउंटर करंट मैकेनिज्म कराता है। जब आप पढ़ेंगे ना कि यूरिन कंसंट्रेट कैसे होता है, ठीक है, वाटर कम पी रहे हैं तो यूरिन कंसंट्रेट हो रहा है ना, तो वो काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करती है, उसमें वासा रेक्टा का रोल है। तो लूप ऑफ हेनले को ही वासा रेक्टा कहते हैं। लूप ऑफ हेनले को नहीं बोलता, अभी तो समझ में नहीं आया इसका मतलब। लूप ऑफ हेनले की जैसे मान लो लूप ऑफ हेनले पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इसके चारों तरफ है, वो नीचे जाकर के यू शेप में आ जाती है, वो भी इसी के जस्ट पैरेलल लूप ऑफ हेनले, बगल में क्या है पेरिट्यूबुलर, वो जो ऊपर से आ रहा है। हाँ, यहाँ तो पूरा एकदम बड़ी बड़ी टाइप से है, पूरा एकदम धीरे धीरे कहाँ जाकर के एकदम क्लियर वो अलग देखती है, तो लगता है पैरेलल है इसमें। उसी थिन पार्ट को, थिन होती है यहाँ जाकर काफी, इसी थिन कैपिलरी को ही क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, वो इसका पार्ट है कैपिलरी का। तो ये वाले नेफ्रॉन में पार्टिकल में नहीं दिखता है। तो सर जी जब वो कैपिलरी पास तो ब्लड का काम है। हाँ, तो ब्लड तो आता है, आपको क्या लग रहा है इसमें ब्लड नहीं आएगा, आपको जब समझाएंगे इसमें ब्लड आता है, यही ब्लड तो आगे मेंस में कंटिन्यू। ब्लड के यूरिन से यहाँ पर क्या लेना है? ब्लड का यूरिन से यहाँ क्या लेना है, इसके चारों तरफ क्यों इकट्ठा हुआ, ये पूछ रहे हैं ना। नहीं तो सर वासा रेक्टा यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बार कह रहे लूप ऑफ हेनले पार्ट, लूप नहीं लूप ऑफ हेनले पार्ट नहीं, तो उसका यूरिन का गाढ़ा होने से क्या? हाँ, गाढ़ा तो काउंटर करंट मैकेनिज्म सबसे लास्ट में टॉपिक दिया है ना, उसको समझिएगा, वहीं समझ में आएगा। ये सर उसमें वासा रेक्टा में है ब्लड, एक चीज जानिए, ब्लड है, मैं बता रहा हूँ कौन से नेफ्रॉन में होता है ये, जे नेफ्रॉन। क्या काम होता है, जब वाटर कम लेंगे तो यूरिन गाढ़ा करना पड़ेगा ना, उसी में तो ये वासा रेक्टा है। मेन रोल क्या है, यूरिन को कंसंट्रेट करना, पानी कम पी रहे, यूरिन कंसंट्रेट होना चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, तो वाटर में पानी खत्म हो जाएगा बॉडी के अंदर। समझ में आया, ये कैपिलरीज का हिस्सा। हाँ, ये कैपिलरीज चारों तरफ क्यों लपटी हुई है, इसका सिग्निफिकेंस उसको अभी मैकेनिज्म समझेंगे कि इसके चारों तरफ क्यों लगी हुई है, क्या जरूरत है इतना झंझट करने की इसके चारों तरफ। और सर ये शुरुआत में लूप ऑफ हेनले पहले मोटा रहता है, फिर जब जितना नीचे जाता है वो पतला होता जाता है। रीअब्जॉर्प्शन कराना है, इसका भी रीअब्जॉर्प्शन, पानी को सोखना है यहाँ से बॉडी में, अब मोटा हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी तो कैसे वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले उतना ही थिन सेगमेंट की लंबाई भी ज़्यादा होती है, यही सेगमेंट बढ़ता है पतला वाला। अगर किसी का लूप ऑफ हेनले बड़ा है तो उसकी लंबाई बढ़ती है, इसकी वाली नीचे वाले पार्ट। सर जी यहाँ पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक ही पैरेलल में ब्लड और यूरिन दोनों चल रहा है। तो अभी आधा अधूरा समझे हैं ना, अभी पूरा समझिए तो समझ में आएगा, और पहले समझ लेंगे तो कैसे समझ में आएगा। देखते रहिए, यहाँ पे समझ में आ गया होगा ना, अब आगे समझेंगे समझ में आ जाएगा। जिसको हटाना नहीं चाहिए था कोई बात नहीं, हट जाएगा, ठीक है। देखिए हमको समझना है, यहाँ फिर से मैं थोड़ा सा रफली बना दे रहा हूँ, ये देखिए आ गया, फिर से बैठ जाएगा, ठीक है। हमको समझना है कि कितना ब्लड इसमें किडनी में आता है, तो डाटा है उसको आप नोट कर लिए, समझ लीजिए। देखिए 1 मिनट में, 1 मिनट का डाटा है 10
1 मिनट, 1 मिनट में हर किडनी के अंदर कितना ब्लड आता है छलने, कितना ब्लड आता है, ठीक है। तो 1 मिनट में बोलेंगे 1100 से लेकर के 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है। ये यूरिन फॉर्मेशन है। हाँ, इन ईच किडनी, हर किडनी में, समझ गए, हर किडनी में इतना ब्लड फिल्टर होने हो जाता है। सर हेडी डाल में यूरिन फॉर्मेशन। हाँ, ठीक, समझ में आया यहाँ तक। दोनों किडनी अलग अलग, एक किडनी में इतना ब्लड फिल्टर हो जाएगा क्या। ये लगभग अगर देखेंगे तो जो आपको कार्डियक आउटपुट होता है 1 मिनट में हार्ट कितना फेंकता है, 5 लीटर। उसका अगर लगभग देखेंगे तो 1/5 है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 1/5 है ना। ये वो 5 लीटर फेंकता है, ये लगभग 1 लीटर फेंकता है। वो 1100 से 1200 का डाटा जो भी है इसको एक मानिए, ठीक है। तो लगभग क्या हुआ, 1/5 है कार्डियक आउटपुट का। 1 मिनट में हार्ट जो है 5 लीटर पंप कर देता है, और किडनी के अंदर 1 मिनट में इतना ब्लड फिल्टर हो जाता है। तो ब्लड की बात हो रही है, ठीक। ये है 1/5, ये क्या है, इट इज 1/5, लेकिन सर एक किडनी की बात है, 5 ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट, या कार्डियक आउटपुट बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट इन 1 मिनट। 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट से निकाला ही जाता है कार्डियक आउटपुट, 1 मिनट से निकालते हैं ना, कितना ब्लड हिस्सा, उससे 1/5 हिस्सा किडनी है, समझ गया। और चूंकि ये ब्लड है, अब इसका ब्लड यहाँ आया, देख लीजिए यहाँ ब्लड आया, इसमें से जहाँ क्या चीज आएगा छन करके, वो कभी आरबीसी यहाँ नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि कैपिलरी से आरबीसी कभी बाहर नहीं निकलती है, ठीक है। और कभी बड़ी प्रोटीन नहीं निकलती, बाकी सब आ जाएगा, समझे। कैपिलरी में से आरबीसी नहीं निकलेगी, तो आरबीसी बड़ी बड़ी है, कोर्स साइज छोटा कैपिलरी का, लिम्फ वाले समझाया था। और इसमें से बड़ी प्रोटीन नहीं निकलेगा, बाकी सारा ब्लड का हिस्सा कप में आ गया, ठीक है। तो कितना क्या क्या आया यहाँ पर और कितना आया ये समझना है। तो इसका केवल 20%, अब आप कहेंगे कि हमने भी कहा एक बात जो सब आ जाता है, 2 चीज छोड़ करके, और एक लाइन में कह रहे हैं कि 20% ब्लड जो है 20% पार्ट जो फिल्टर होके आया, 1100 ml ब्लड इसमें आया, उसका 20% यहाँ। अब ये बताइए 1100 ml ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट हुआ, पहले ये देखिए। 1100 ml ब्लड की बात करें, ब्लड में सब कुछ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा सब कुछ है ना, उसमें प्लाज्मा कितना है। अगर इस 1100 ml, क्योंकि सारा ब्लड नहीं चलेगा, ब्लड का केवल प्लाज्मा वाला हिस्सा चलेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी नहीं चलती है, प्लेटलेट नहीं चलेगा, केवल प्लाज्मा जाएगा फिल्ट्रेट में, ठीक है। तो पहले निकालना है कि यहाँ कितना आया, तो 1100 का 55% निकाल लीजिए भाई, 55% छन के आएगा, समझ रहे ना। 45% हिस्सा तो आगे चला जाएगा, वो चीज जो फॉरेन एलिमेंट है वो कभी छनेंगे नहीं, तो इसका आप क्या निकालेंगे, 1100 का क्या है 55% निकालेंगे, 55% क्या है, ये प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा निकल करके आएगा टोटल 650 ml, ठीक है। इतना प्लाज्मा क्या होगा, फिल्टर होगा, फिल्टर एंड कप के अंदर इतना प्लाज्मा फिल्टर हो गया, यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ 650 ml ब्लड नहीं कहेंगे, ब्लड तो तब बोला जाता है जब उसमें आरबीसी भी रहती है, प्लाज्मा आया, ब्लड का एक हिस्सा आया, 650 ml फिल्टरेट भी कह सकते हैं, आप इसको क्या बोल सकते हैं, फिल्टर होकर जो आया वो फिल्टरेट है, ठीक है। ये क्या है, इसको आप फिल्टरेट भी कहेंगे, फिल्टरेट हो गया, ठीक है। 650 ml है, ये प्लाज्मा भी बोला जा रहा है। तो 650 ml जो आया है, समझिए कि वो 650 ml पूरा नहीं आएगा, 650 ml आना चाहिए, क्योंकि 1100 ml ब्लड का 55% जब निकालेंगे तो प्लाज्मा होता है 650 ml, उसका केवल 20% हिस्सा यहाँ आएगा, 80% हिस्सा आगे चला जाएगा। जैसे हमारी लंग्स कभी पूरी खाली नहीं होती हैं, हमारी आर्टरी वेन में कभी खून पूरा खत्म नहीं होता है, तो पूरी खाली नहीं हो जाती हैं, वैसे ही यहाँ से ये वाली जो आ रही है आर्टरी खाली नहीं रहेगी, 80% ब्लड तो इसमें चलेगा, 20% ही चलेगा।
समझ में आया? इसमें 1100 ml ब्लड था, उसका 650 ml प्लाज्मा यहाँ काउंट किया जाएगा, काउंटिंग रहेगी 650 ml। समझ में आया? 650 ml यहाँ नहीं आएगा। मैंने आपको इसलिए बोला पहले कि 650 ml यहाँ रहेगा, इसका 20% निकालेंगे 125 ml। कितना आएगा जिसको आप GFR 125 ml बोलते हैं ना, उसमें भी लिखा गया है, वो समझिए। इसको मैं क्या यहाँ करते हैं, यहाँ से 650 ml क्या हुआ, प्लाज्मा बोलेंगे इसका, ठीक है। ये 650 ml प्लाज्मा है। अब इसका आप 20% निकालेंगे, 20% क्या बनेगा, वो फिल्टरेट बनेगा। इसका 20% फिल्टरेट बनेगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 125 ml। ये कहाँ पर रहेगा? ये कप में आएगा। आप लिखिए इसको, इनका 1 मिनट में आपकी हर किडनी के अंदर 1 कप का डाटा नहीं है। फिर मैंने कहा इतना ब्लड एक किडनी में आता है, 125 ml एक किडनी में छन करके जितने भी ये वुमेन कैप्सूल रहेंगे सबका मिला लीजिए, लाखों का 125 ml टोटल ब्लड प्लाज्मा। समझे कुछ? जी सर। ये किडनी का डाटा, एक नेफ्रॉन का डाटा नहीं है, ठीक है। यानी कि एक कप और कप में इन ईच किडनी, फिर से कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कप की बात नहीं है, कप में तो आएगा, हर किडनी में ये रहेगा टोटल। इन ईच नेफ्रॉन नहीं नेफ्रॉन नहीं आएगा, तो कप में आएगा ना, वुमेन कैप्सूल इसको आप बोलते हैं, लेकिन वो सारे वुमेन कैप्सूल का इन टोटल आप देख सकते हैं, इन टोटल वुमेन कैप्सूल। यही है GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इस ग्लोमेरुलस के द्वारा वुमेन कैप्सूल में 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होकर के आ जाता है टोटल, तो 125 ml फिल्टरेट होता है, ठीक है। समझ में आया? अब लिखिए साइड में GFR क्या होता है। GFR क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, मतलब कितना फिल्टरेट का मतलब यहाँ जो आया वो फिल्टरेट होगा। ग्लोमेरुलस के द्वारा 1 मिनट में कितना फिल्टरेट बना। रेट का मतलब होता है पर टाइम, एक यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम का मतलब क्या लेते हैं, 1 मिनट का डाटा लेते हैं, ठीक है। ये होता है 125 ml। डेफिनेशन बुक में लिखी गई है, लिख लीजिएगा ये पार्ट की डेफिनेशन, तो इस तरीके से इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये पता होना चाहिए इतना ब्लड हर किडनी में फिल्टर होने के लिए आता है, टोटल इतना ब्लड एक नेफ्रॉन में नहीं आता, सारे नेफ्रॉन को मिला करके इसका 55% प्लाज्मा होता है। फिल्टर होकर कितना आता है, जो प्लाज्मा जो 55% निकला उसका भी 20% फिल्टरेट बनेगा, 80% आगे चलेगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में देखिए, थोड़ा समझिए, उसमें क्या है, 3 स्टेप में यूरिन बनता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप सीक्रेशन। 3 स्टेप में जाकर के यूरिन बनता है। एक चीज और, अगर इस 125 ml जो ब्लड है, ये जो ब्लड का एक हिस्सा है फिल्टरेट, एक दिन में कितना फिल्टरेट बनेगा, 180 लीटर। काउंट करेंगे 1 मिनट में इतना है तो 1 डे में जाएगा, एक दिन में कैलकुलेट करेंगे तो 180 लीटर। ये सारा फिल्टरेट अगर ये आगे चला जाएगा, दिन भर में 180 लीटर यूरिन बन जाना चाहिए। 180 लीटर तो नहीं बनता है, कितना यूरिन बनता है, आगे बुक में लिखा है, यूरिन जो बनता है वो बनता है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर यूरिन बनता है। तो 180 लीटर तो फिल्टरेट बना, यूरिन में कितना गया, 1 लीटर। जहाँ पर देखिए ये सारे नेफ्रॉन को मिला लीजिए, किडनी का 180 लीटर टोटल बनना चाहिए, ये 180 लीटर आगे नहीं जाता है। इसका ज़्यादातर चीज़ें ये जो आपके चारों तरफ समझिए, ये ब्लड कैपिलरी जो चारों तरफ लिपटा हुआ है, ये इसलिए लिपटा है क्योंकि जितना आगे जा रहा है सबको खींचना है, क्योंकि 180 लीटर नहीं जाना चाहिए। रीअब्जॉर्ब कर दिया, कितना परसेंट रीअब्जॉर्ब हुआ, 99%। 1% यूरिन बनता है, जितना फिल्ट्रेट होता है उसका 1% केवल, क्योंकि 180 लीटर का 1.5 लीटर 1% केवल है, समझ में आया। तो 99% क्या हुआ, रीअब्जॉर्ब हो गया।
क्या चीज रीअब्जॉर्ब हुई? फिल्ट्रेट हुआ, फिल्ट्रेट हुआ, ठीक है। फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा था, वो रीअब्जॉर्ब होगा। 1% से क्या बन जाएगा? यूरिन बन जाएगा। 1% फिल्ट्रेट कौन सा? यूरिन बन जाएगा। आ रहा है, सर एक बार में आ रहा है। हाँ, क्या करें? ये एक दिन में 180 लीटर बनना चाहिए, नहीं बनता है तो एक दिन में 1.5 लीटर बनता है, तो इसका मतलब 99% रीअब्जॉर्ब हो गया ना। 180 लीटर का 1.5 लीटर कितना हुआ? 1.5 लीटर जो है वो 1% हुआ ना उसका। जितना ब्लड फिल्टर होकर के कप में आते हैं एक किडनी में, जितना फिल्ट्रेट बनता है उसका फिल्ट्रेट का 1% से यूरिन बनता है जो फिल्ट्रेट आता है। तो फिल्टर तो बहुत होता है, सबका सब बाहर नहीं हो जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप जितना वाटर पीते हैं उसका 1% यूरिन बनता है, ये नहीं, इसका ये सेंस नहीं है, जितना फिल्ट्रेट हो रहा था। हमारा जो पानी पीते हैं उसका भी ऑक्सीजन कहीं हमारे शरीर में लगता है? तो नहीं लगता है वाटर का ऑक्सीजन। वाटर का ऑक्सीजन ऐसे लगता है जब आप पानी पीते हैं तो आपने क्रैब साइकिल और ये कैलकुलेसिस पढ़ी है ना, ETS। लास्ट में जाकर के वाटर, जो वाटर होता है H2O, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ग्लूकोज हो गया प्लस ऑक्सीजन मिलकर के वहां पर वाटर बनाता है, CO2 वाटर बनती है। ये जो आपका वाटर लेते हैं, ठीक है, इस वाटर से क्या होता है? इससे ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा। अगर इससे ऑक्सीजन मिल जाता है तो सांस रोक करके पानी ही पीते रहता है। इसकी ऑक्सीजन यूज नहीं होती। जहाँ ये है कि इसकी, क्योंकि वाटर आपकी बॉडी में इंजाइमेटिक रिएक्शन चलाता है, जितनी रिएक्शन होती है हाइड्रोलाइटिक होती है, उसके लिए वाटर जरूरी है, वाटर बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई प्योर ऑक्सीजन से। हाँ, ये है कि वाटर कोड करके ऑक्सीजन बना लेंगे तो बाहर बनता है, ठीक है। लेबोरेटरी में वाटर से क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन बन जाएगी। तो देखिए 3 स्टेप में है। आगे का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है उसमें 3 स्टेप समझने हैं। पहला स्टेप यहाँ लिखेंगे स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होता है? फिल्टरेशन, फिल्टरेशन। दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। बुक में अगर लिखा क्या होगा रीअब्जॉर्प्शन तो पूरा उसका मतलब होता है सेलेक्टिव, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। और तीसरा होता है सेक्रेशन। एक एक करके समझती जाइए, बहुत आसान। फिल्ट्रेशन का मतलब समझ में आया होगा कि ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होकर के यहाँ आना, यही प्रोसेस फिल्ट्रेशन का जो अब तक बताया, ठीक है। 3 मेम्ब्रेन काम करती हैं, कितना आता है ब्लड, कितना फिल्टर होता है, कितना फिल्ट्रेट बनता है, ये सब फिल्ट्रेशन होता है, ठीक। अब समझना है ये कहाँ होता है, तो आप लिखेंगे ये इन बोमेन कैप्सूल। कहाँ होता है? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में होगा, कहाँ से होगा? फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के आएगा, ठीक। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, देखिए रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि वापस किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, रीअब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। और सेलेक्टिव का मतलब होता है सेलेक्टेड चीजें, सबका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जैसे ही फिल्ट्रेट, अब इसको डायग्राम को देखिए, समझिए इसको, ये कप था इस तरीके से, ये आया PCB, इतना समझिए पहले। इसके चारों तरफ ये लिपिड गया था, इसके चारों तरफ ये देखिए 80% केवल इतना ही समझा रहा हूँ, ठीक है। ये पहले ये PCT से 80% फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा सब फिल्ट्रेट बोला जाएगा, फ्लड नहीं बोलेंगे इसको। 80 फ्लड जितना फिल्ट्रेट आएगा, जितना भी आएगा उसका 80% यहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? किसमें हो जाएगा रीअब्जॉर्ब? इस वाले में होगा रीअब्जॉर्प्शन। किसमें होगा? इसमें होगा, कैपिलरी में रीअब्जॉर्ब। समझ लेना। तो
सेलेक्टेड चीजें होंगी। अच्छा एक चीज और, इस फिल्टरेट में इस कप में क्या नहीं आता है, क्या आ जाता है? 20% आता है चाहे तो नहीं, 20% तो आता है प्लाज्मा का, लेकिन क्या क्या चीजें आ जाती हैं? प्लाज्मा टोटल आएगा ना, आप ये लिखिएगा कि 20% ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का 20% हिस्सा यहाँ पर आएगा, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट नहीं आएगा, ठीक है? प्लाज्मा ही आएगा। प्लाज्मा में हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है, प्लाज्मा आया तो प्लाज्मा का भी 20% हिस्सा आएगा, 80% तो आगे चला सर कि उधर टोटल 100% प्लाज्मा ही तो आया था। कहाँ ब्लड आया कहाँ यहाँ पर जी यहाँ पर 1150 ब्लड था टोटल। ब्लड में से आरबीसी नहीं निकला, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट नहीं निकला, वो तो चला गया। उसका 55% हिस्सा हमने काउंट किया था, 650 हिस्सा है टोटल, वो प्लाज्मा था, उसका 20% चलेगा आएगा, बाकी आगे वो भी बढ़ जाएगा। तो प्लाज्मा में जो जो चीज़ें आपने पढ़ी अब तक, क्या क्या होता है प्लाज्मा में? वाटर होता है, मैक्सिमम होता है ना, बाकी सारी चीज़ें वो सब इसमें रहेगा, 6 से 8% प्रोटीन। अब जैसे ये प्लाज्मा का इफिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, इसमें से क्या रीअब्जॉर्ब हो जाएगा? जो चीज़ बॉडी के लिए हमारे जरूरी है, जो हमको यूरिन में नहीं निकालना है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन आया छोटा वाला तो 6 से आया, 8% प्रोटीन आया, और जो आप कहेंगे ग्लूकोज आएगा कि नहीं आएगा बताइए, किस कप में ग्लूकोज आएगा चल करके? जितना प्लाज्मा में सारा सोचना ही नहीं, प्लाज्मा का सारा हिस्सा जो आप ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल ये सब पढ़े हैं, पोटेशियम, सोडियम और ये सॉल्ट वगैरह सब तो आ गया इसमें। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हटा दिए, सब आ गया। अगर ये सब यूरिन में चला जाएगा तो बॉडी में बचेगा क्या? इसीलिए पीसीटी ये काम करता है कि जो आया है यहाँ पर, जो आगे बढ़ रहा है, उसमें से मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ ब्लड भेज दे, ब्लड में इसके चार तरफ जो कैपिलरीज की मैक्सिमम चीज़ें 80% प्लेटलेट को यहाँ रिटर्न करा दिया जाता है, ठीक है? क्या ज़्यादा नहीं रिटर्न, जिससे 80% प्लेटलेट में सब कुछ जाएगा, ठीक है? आप कहेंगे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज सारा हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसमें कुछ चीज़ें तो पूरी तरीके से चली जाती हैं, कुछ चीज़ें पार्सली जाती हैं। ऐसा नहीं कि इसमें से सारा वाटर यहाँ नहीं चला जाएगा, अगर सारा वाटर चला जाएगा तो यूरिन में क्या जाएगा, ठीक? तो मैक्सिमम वाटर गया, सारा ग्लूकोज गया, सारा प्रोटीन गया, सारा अमीनो एसिड, विटामिन वगैरह सब गया। काम की चीज़ें तो पहले भेजी, पानी को, चूंकि यूरिन में क्या क्या भेजना आपको माइंड में होना चाहिए, यूरिन में आता क्या क्या है, तो यूरिन में आता है यूरिया, यूरिया को यहाँ से यहाँ नहीं कराना है, यूरिया को आगे बढ़ाना है, वाटर को थोड़ा सा रखना है, वाटर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? और जितना चीज़ें आपके यूरिन में होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ रिअब्जॉर्ब नहीं होती, तो मैक्सिमम होता है रिअब्जॉर्प्शन, ठीक है? रिअब्जॉर्प्शन किस का होता है लिखिएगा, ग्लूकोज का होता है रिअब्जॉर्प्शन, विटामिन का होता है, टोटल हो जाएगा, टोटल को जल्दी लिखना, और अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, अमीनो एसिड्स, ठीक है? माइक्रो बायोमोलेक्यूल्स छोटे वाले, हाँ, अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स हो गया, मिनरल्स। अब देखिए लिपिड हो जाएगा, ठीक है? लिपिड्स, स्मॉल प्रोटीन, ये तो सबका सब, ये टोटल रिअब्जॉर्ब लिख लीजिएगा, ये टोटल। सोडियम में कहानी ये है कि वो है नीचे, वो है क्या नाम, एलिमेंट है, ठीक है? तो जितने एलिमेंट होते हैं वो सब रिअब्जॉर्ब नहीं, टोटल रिअब्जॉर्प्शन एलिमेंट का नहीं होता, क्योंकि फिर डीसीटी क्या करेगा, वो भी तो रिअब्जॉर्प्शन कराता है थोड़ा सा, भाई उसके पास भी तो मिनरल्स एब्जॉर्ब होने चाहिए, मिनरल्स का टोटल रिअब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं है, ठीक है? और इसके बाद में होगा मिनरल्स बच्चे आपके, मिनरल्स में सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एक्सेट्रा हो गया, और इसमें वाटर, इनका मैक्सिमम होता है, टोटल नहीं है, मैक्सिमम याद रखना है, ठीक है? मैक्सिमम रिअब्जॉर्प्शन, ठीक हो गया, क्लियर?
Two different temperatures. चाबी यहाँ लगी रिलेशन बिटवीन इसको ऑन किया